अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार अली रज़ा अलवी साहब ने, जबकि टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर बल्लास साहब। सबसे पहले मज़हर बल्लास साहब, आपका पैगाम। जी, ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम और हस्बे साबक़ हस्बे रिवायत पाकिस्तान के लिए तो अल्लाह ताला हमारे इस अजीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो और यहाँ के हालात बहुत जल्द दुरुस्त हो जाए। जी भट्टी साहब। जी बिल्कुल, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि राजनपुर में कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाब के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहसन लिगारी ने मैदान मारने के करीब पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दोनों उम्मीदवार बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं अब तक के आने वाले नताइज के मुताबिक। इसके साथ हम बात करेंगे, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ अपने फैसले पर डट गए हैं और उन्होंने दो टोक अंदाज में अपने मौक़िफ़ को दोहराया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 अरकान जिन्हें लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला था, उन्हें कौमी असम्बली के इजलास में किसी सूरत नहीं आने दिया जाएगा। ये जो टसल है ये क्या रुख इख्तियार करेगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके साथ हम आपको बताएंगे कि बिलावल भुट्टो ने आज अपने खिताब में कहा कि इमरान खान ने मुल्क की बेहतरी के लिए काम नहीं किया, जिसका खमियाजा आज कौम भुगत रही है। उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी एक तकरीब के दौरान उन्होंने एक आज बहुत ही गैर मामूली कुछ मुतालबात किए, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर आला और कबीना अरकान उन हर वक्त उनके ऊपर नहले की तलवार लटक रही होती है, उन्हें कानून के मुताबिक एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए, फिर ही वो बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं। इसके साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि नया चेयरमैन नैब कौन होगा। वफाकी हुकूमत ने नए चेयरमैन नैब की तैनाती का अमल शुरू कर दिया है। कौन से 3 नाम इस वक्त ज़ेरे गौर हैं। और उसके साथ हम बात करेंगे कि आज इमरान खान साहब ने भी एक और अपने पार्टी कारकुनों के साथ मीटिंग की और उन्होंने अपने उस अदम का इयादा किया कि हम माफिया से छुटकारा हासिल करने के साथ साथ कौम खौफ के बुत तोड़ रही है, इंतखाबी महाज पर कारकुन तैयार रहें, हम मुकाबला करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं मज़हर बल्लास साहब आपकी जानिब। राजनपुर में कौमी असम्बली का हल्का 193 में ज़िमनी इंतखाब का जो वोटिंग का अमल था मुकम्मल हो चुका, गिनती का सिलसिला जारी है। अब तक के जो ताज़ा तरीन नताइज हैं उसके मुताबिक 237 में से 176 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके हैं। आपको भी पहले मैं बता दूं, जिसमें मोहसन लिगारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जिन्होंने 68,000 वोट अब तक हासिल किए हैं और अभी मजीद पोलिंग स्टेशन के नताइज आना बाकी हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अमार अहमद खान 38,000 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अख्तर हुसैन 13,000 वोट हासिल करके तीसरे नंबर पर हैं। तो बल्लास साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने पीडीएम में शरीक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगरचे पीडीएम का हिस्सा नहीं है लेकिन वफाकी हुकूमत के साथ तो इत्तेहाद में है। दोनों जमातों के उम्मीदवारों के कुल वोट भी अब तक मिलाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से कम है। तो वाज़े तौर पर लग रहा है कि मोहसन लिगारी साहब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को चारों शाने चित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या इम्पैक्ट होगा इस जीत का, इस फतह का, बिलखुसूस इमरान खान साहब के बयानी के ऊपर और इस मौके के ऊपर जब वो नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं? और यहाँ देखिए कि लगारी कबीले के जो चीफ हैं वो नून लीग की तरफ से उनकी फैमिली का एक फर्द इलेक्शन लड़ रहा है और लगारी कबीले के चीफ की फैमिली से जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको वहां के लोगों ने मुस्तरद किया है। सही, क्योंकि ये कबायली इलाका है और यहाँ जो कबायली रवायात थी उनको तोड़ दिया लोगों ने। और लोग आज सारा दिन मैं देखता रहा जो पोलिंग स्टेशन की सूरत हाल थी, तो दूसरी तरफ यानी एक तरफ ऐसा था जैसा जश्न का समा था और दूसरी तरफ बिल्कुल सुनसान से पोलिंग उनके एजेंट्स बैठे हुए थे। बिल्कुल सही। तो लोगों को इनसे ये जो 10 महीनों की कमाई है इतनी नफरत है कि लोग इनकी पर्ची लेना भी पसंद नहीं करते। यानी वोट डालने के लिए जो पर्ची ली जाती है वो भी लोगों को पसंद नहीं। आप देखिए कि बरस के बाद कल लाहौर हाईकोर्ट बार में जिस तरह पीएमएलएन को शिकस्त हुई तो वो एक तारीखी रिकॉर्ड टूटा। अब जो आज डीजी खान में हुआ, मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में ये सूरत हाल है। इसीलिए तो ये पार्टियां इलेक्शन से भाग रही हैं
इसीलिए तो पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन का नाम नहीं लेती। हालांकि पीपल्स पार्टी आज मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उनके उम्मीदवार ने अच्छे खासे वोट लिए हैं। अख्तर गोरचानी ने अगरचे इतने तो नहीं लिए, लेकिन जो पीपल्स पार्टी की हैसियत है पंजाब में उसके एतबार से उन्होंने अच्छे खासे वोट लिए हैं। नहीं बरला साहब, साउथ पंजाब में तो अच्छा खासा असर रसूख था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। उस तनाजुर में देखा जाए तो अभी भी लगता है कि पीपल्स पार्टी बहुत दूर है, अभी तक वो उस तरीके से वहां पर दोबारा अपने कदम जमाते हुए दिखाई नहीं दे रही। भट्टी साहब, आप भी बेहतर जानते हैं साउथ पंजाब को, वहाँ कुछ फैमिलीज हैं मजबूत जिन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रखी है। बाकी पीपल्स पार्टी का वोट नहीं है। अगर कोई कहे कि पीपल्स पार्टी का कोई नजरियाती वोट रह गया है तो वो मेरा ख्याल है पूरे पंजाब में नहीं। अब आप अगर मखदूम अहमद महमूद की या उनके साहबजादों की मिसाल देंगे, या यूसुफ रजा गिलानी और उनके साहबजादों की मिसाल देंगे, या हिना रबानी खार और उनके भाइयों की मिसाल देंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो फैमिली वोट है उनका। पीपल्स पार्टी का वोट बहुत कम है। आप खुद मुल्तान के रहने वाले हैं, आपको अंदाजा ही है कि मुल्तान में कितना वोट है पीपल्स पार्टी का। अलबत्ता फैमिली वोट है, लोगों के जो खानदानी वोट है वो जाहिर है। लेकिन बरला साहब, एक बात तो आप बताएंगे ना कि इमरान खान साहब जो गिले शिकवे दुहाइयां देते हुए दिखाई देते थे कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमें दीवार से लगाया जा रहा है, जिन कुव्वतों को वो मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए दिखाई देते थे, तो आज के इंतखाब ने भी साबित तो किया ना कि न्यूट्रल होने का जो अनाउंसमेंट की गई थी वो दुरुस्त थी और बिल्कुल शफाफ अंदाज में इंतखाबात हो रहे हैं और किसी की कोई उसके अंदर मुदाखलत नहीं है। नहीं, ये किसी हद तक इत्तेफाक किया जा सकता है। अच्छा, अभी भी किसी हद तक मुकम्मल तौर पर इसलिए नहीं किया जा सकता कि इलेक्शन से पहले जो प्री पोल रिगिंग होती है उसमें देखिए कि बहुत से मुलाजमीन को तंग किया गया। उस हल्के की इंतजामिया ने, मैं नहीं कहता कि किसी सिविल इंतजामिया ने, मैं किसी और का तो नाम नहीं ले रहा, लेकिन सिविल इंतजामिया ने लोगों पर बहुत प्रेशर डाला। बिल्कुल सही। और पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा। सही। तो मुश्किलात तो की क्रिएट। तो मेरा ख्याल है पंजाब में निगरान हुकूमत है तो उन्हें निगरान होने का सबूत देना चाहिए। ओके, बिल्कुल सही। वहाँ इंतजामिया जानबदार रही, शिकायत है वहाँ। बिल्कुल सही। अली रजा, एक मुंह जोर घोड़े की तरह जी पीटीआई जीती है, या आप समझ लें कि ऐसा सैलाब है, ऐसा दरिया है, और पंजाबी में कहेंगे ऐसा हड़ है जी, जिसके सामने कोई नहीं ठहर पा रहा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जिसके सामने कोई नहीं ठहर पा रहा। अली रजा अलवी साहब, आपसे जानेंगे अब तक के जो नताइज हैं, मोहसिन लगारी साहब पीटीआई के उम्मीदवार हैं, उनके जो अब तक जो उनके जो दादुशुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक उन इतनी भारी अक्सरियत के साथ आगे हैं और इतना ज़्यादा फ़र्क है, लगता नहीं है कि नून लीग के जो उम्मीदवार थे मार अहमद खान साहब उनकी मज़ीद नज़दीक जा सकें या कोई उन्हें मीट कर सकें। तो लगता है कि वो विनिंग पोजीशन में आ चुके हैं। सवाल ये है, क्या पीडीएम में शरीक जमातें जिन्होंने 10 माह के दौरान इनकी कारकर्दगी थी, जो महंगाई हुई और जिन हालात का लोगों को सामना करना पड़ा, ये उसका लोगों की तरफ से रिएक्शन है या सिर्फ और सिर्फ जो बिरला साहब ने बात की साउथ पंजाब की और बिलखुसूस यहाँ पे लगारी ट्राइब की सीट थी, मोहसिन जो पीटीआई के उम्मीदवार है वो उनका भी लगारी उससे ताल्लुक है, या लोगों ने इमरान खान के बयानी से इन्फ्लुएंस होते हुए उन्होंने इतनी भारी अक्सरियत के साथ मोहसिन लगारी साहब को वोट कास्ट किए हैं? क्या किस एंगल से आप देखते हैं? देखें जी, एक तो मोहसिन लगारी साहब ठीक है, दूसरे भी लगारी साहब खड़े हुए थे, लेकिन मोहसिन लगारी साहब का अपना वहाँ बड़ा असर व रसूख भी है और उन्होंने बड़ा बिल्कुल कुछ एक्टिव हैं वहाँ, और उस एक वजह तो ये है। और दूसरी वजह इमरान खान का बहरहाल तूती बोल रहा है। जो बंदा कहे कि इमरान खान बिल्कुल एक दीवार से लग चुके हैं तो ऐसी बात नहीं है। इमरान खान जो हैं वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट बहरहाल वही है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, और वो इम्पैक्ट ये है कि ये इन दिनों में ये लोग जो मसीहा बन के आए थे, जो हमारे इलाज गमे दौरान के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए थे, हुक्मरानी इन्होंने की थी, तो वो तो मर्ज बढ़ता गया ना जो दवा की। ये तो आए थे इधर
बड़े लॉन्ग मार्च किए थे इन्होंने, महंगाई मार्च किए अवाम के थे, दुखों का मुदावा और कर रहे हैं। तवक्को थी कि ये डॉक्टर हैं, तजर्बाकार हैं, और ये भी कहा गया था कि इमरान खान क्योंकि वो तजर्बाकार नहीं है, इमरान खान जो हैं वो तो नालायक भी हैं, नालायक भी कहते थे ना, जी। और ये भी है कि तजर्बा भी नहीं है। तो इनसे वाकई लोगों को तवक्को थी। एक बहुत सारे वो लोग जो आपको देखा ना, बहुत सारे लोग हवा के रुख के साथ चलते हैं, कुछ तो डेड वर्कर होते हैं ना, जो बिल्कुल किसी न किसी की फेम का शिकार हैं, जो उनको बुराइयां दिखाएं, अच्छाइयां दिखाएं, वो साथ हैं, जो इमरान खान के साथ हैं वो साथ हैं, जो जरदारी साहब के साथ, बिलावल के साथ हैं वो साथ हैं, जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम के साथ हैं वो साथ हैं। लेकिन एक बहुत वाज़ेह मेजॉरिटी जो आवाम की होती है, वो आपने क्या डिलीवर किया है बिल्कुल सही। उसके साथ चल रही होती है। तो वो सारी की सारी मेजॉरिटी जो है वो अब इनके अगेंस्ट हो चुकी है कि उनका जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल इन्होंने बना दिया 10 महीनों में, और अभी मजीद बनाते चले जा रहे हैं। अली साहब, आपसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि जो कहा जाता है मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पुरानी जमातें हैं, तजर्बाकार हैं, और मुख्तलिफ जगहों पे इंजीनियरिंग करने के, पटवारी कल्चर, SHO, थाने को कैसे यूटिलाइज करना है, इंतजामिया को कैसे यूटिलाइज करना है, इनके बड़ा असर और रसूख है, इनके लगाए हुए अफसर अब बड़े आला ओहदों पर मौजूद हैं, तो ये मैनिपुलेट बहुत आसानी से कर लेते हैं। पिछले भी ज़िमनी इंतखाबात होते रहे और आज के भी हुआ। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ तो एस्टेब्लिश हुई है वक्त के साथ कि उनकी वो एक्सपर्टीज़, वो मैनिपुलेशन की पावर, वो कहीं बरूए कार नहीं आ रही, या वो जो एक न्यूट्रल होने का भी एक बात की गई, और सब चीज़ें मेरिट पर हो रही हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ को रियलाइज करेगी मुस्तकबिल में, या फिर दोबारा से वो कोई देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इतना ही करेगी रियलाइज जहां उनको अपना फ़ायदा नज़र आएगा, जहां वो देख रहे हैं ना, अगर ये पता चला, ज़ाहिर है नज़र आ रहा है अब तकरीबन 37 आगे और 25 पिछले मिला के कोई 60-70 रह गए हैं पोलिंग स्टेशन जिनका रिजल्ट आना बाकी है, और जितना गैप है वो तो नज़र आ रहा है कि उसमें कोई मुकाबला बन ही नहीं पा रहा। अच्छा, या तो इसमें दो सूरतें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हमने देखा पिछले ज़िमनी इलेक्शन में भी, उसमें भी लाहौर वाले में, उसमें भी इन्होंने यही स्ट्रेटजी अपनाई, और इस बात पे बाकायदा जश्न मनाए गए और खुशी की गई कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 13,000 के लगभग, उस कैंडिडेट ने भी, याद है आपको, वोट लिए थे, कि अपनी स्पेस बनाना शुरू कर दी है और इतना वोट ले लिया इधर भी। अच्छा, जबकि इनको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इमरान खान ने एक मोमेंटम बनाया हुआ है, लोग उनकी बात तवज्जो से सुनते हैं, और फिर उनको टीवी पे बोलने का मुकम्मल उनको महारत हासिल है कि वो जो चाहते हैं वो बोलते हैं, और वो नशर भी होता है, और कौम से उनका एक तरह का बाकायदा खिताब होता है, लोग और उनके साथ खिंचे चले जाते हैं, उनके मैसेज को अपील भी होती है। फिर ये जो इनकी नालायकी हैं, इमरान खान वो याद भी करवाते हैं, ये इन्होंने किया, ये इन्होंने किया, ये इन्होंने किया, लोगों को भूलने नहीं देते कि हाफजे पे गर्द ना पड़ जाए। बिल्कुल सही। तो उसके बाद इनको चाहिए था, हमसे तो खैर ये बेहतर ही समझते हैं कि अगर मिलजुल के कर लेते, PDM का ऐसा थी या नहीं थी पीपल्स पार्टी, तो कुछ इज्जत सादात महफूज रह जाती थोड़ी सी। तो जब इन्होंने, या तो फिर इनको ये भी पता था कि मिल के भी लड़ेंगे तो फिर भी यही हालत होगी, तो लिहाजा ये बात कहने के लिए छोड़ दी जाए कि नून वाला अलहदा कैंडिडेट था, पीपल्स पार्टी वाला अलहदा था, तो इसलिए ये हार गए हैं। हारना मेरा ख्याल है इनका मुकद्दर बन चुका है। बिल्कुल सही है, ये रज़ा वली साहब का कहना है कि हारना इनका मुकद्दर बन चुका है। अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं नाज़रीन। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज साहब अपने फैसले पर डट गए हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो 35 अरकान जिन्हें लाहौर हाई कोर्ट ने जिनसे मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के नोटिफिकेशन को लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया है, फिर भी हम उन्हें कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करने की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। बरला साहब, ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन बन रही है और एक थोड़ी सी एम्बिग्विटी भी है। कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को तो सस्पेंड किया, लेकिन वो जो पार्लियामेंट सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट के स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं हो सकती और हम उसके ऊपर बदस्तूर कायम हैं। तो ये मामला बड़ा कुछ क्रिटिकल होता दिखाई दे रहा है। क्या तौहीन अदालत की जानिब बात जा सकती है, या स्पीकर कौमी असम्बली का जो फैसला है वो हरफ आखिर है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, भले लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ भी गया है? पहली बात तो ये है कि स्पीकर का जो फैसला है हरफ आखिर होने वाली बात, वो पिछले साल खत्म कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कासिम सूरी की रूलिंग को रद्द करके वो बात तो खत्म कर दी कि स्पीकर की बात हरफ आखिर हो। सही। इसका मतलब है कि अब फिर कोर्ट में ये बात जाएगी और कोर्ट राजा साहब से पूछ लेगी। अभी मेरा ख्याल PDM की जमातें या हुकूमती जमातें जो हैं, इन्होंने फैसला ये किया है कि हम लड़ें, और उस लड़ाई में वो आगे तक जाना चाहते हैं। आप देखिए कि जजेस पे बेएतबारियां और इस तरह
की बातें हो रही हैं, लेकिन एक दुख की बात है जो मुस्लिम लीग नून के लिए एक झटका है जी कि जमीयत अहले हदीस प्रोफेसर साजिद मीर साहब उनसे जुदा होने का सोच रहे हैं या मुमकिन है इस गुफ्तगू तक हो चुके हैं। अच्छा, ये एक तवील अरसे से उनका साथ था। क्या वजह और बदला साहब इसकी भी? मेरा ख्याल है उन पर भी देखिए लोगों का प्रेशर है। उनकी जमात के हाफिज अब्दुल करीम भी ये डीजी खान में आज इलेक्शन हुए वहां से जीतते रहे, और साजिद मीर साहब की हमायत हमदर्दी हमेशा मुस्लिम लीग नून के साथ रही। लेकिन अवामी प्रेशर के सामने तो भट्टी साहब कोई खड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। देखिए मैं समझता हूँ अभी भी इस पीडीएम को इमरान खान का शुक्रगुजार होना चाहिए। अच्छा, कि उसने लोगों को बांध रखा है, लोगों को किसी काम में लगा रखा है। वो कभी कोई हिकमत अमली बनाता है, कभी जेल भरने की तहरीक मसरूफ किया जी लोगों हाँ, को। अगर वो लोगों को खुली छुट्टी दे दे जी या लोगों को उकसाए इस बात पर, तो मेरा ख्याल है लोग इतने बिफरे पड़े हैं कि वो इन वज़रा के घरों को भी सलामत नहीं छोड़ेंगे। ये इन हमारी जो सियासी पार्टियां हैं इनको उस शख्स का शुक्रगुजार होना चाहिए। मेरे नजदीक तो ये बिल्कुल शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब है कि इमरान खान का पब्लिक पल्स के ऊपर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है तो फिर वो थोड़ा सा अपनी सियासत को और पब्लिक की जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिवली यूटिलाइज करें, कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए करें, तो हालात तो फिर बेहतर हो सकते हैं, क्योस खत्म हो सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है। जी देखिए, इससे ज्यादा मेरा ख्याल है मस्बत सोच क्या हो सकती है कि कोई शख्स आइन और कानून की बात करे। आपने देखा कि इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, मौजूदा हुकूमत जो कर रही है, कल भी वो एक लड़का जो पेश किया गया था, किस किस तरह लोगों पे तशद्दुद हो रहा है। और क्या क्या यकीन कीजिए, अब सोच में हम पढ़ते हैं कि क्या हमने इन मकासद के लिए ये मुल्क बनाया था। बला साहब यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद नाज़रीन बात करेंगे कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अचानक क्यों परेशान दिखाई दिए हैं और उन्होंने क्यों मुतालबा किया है कि उन्हें जब वो वज़ीर आला हों या उनके काबीना के अरकान हों, उन्हें किसी भी किस्म की गिरफ्तारी या किसी भी किस्म कार्रवाई से इस्तिस्ना क्यों मिलना चाहिए। और इसके साथ बात करेंगे कि चेयरमैन नैब की तैनाती का अमल शुरू हो चुका है, कौन से मुमकिन तौर के ऊपर उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, तफसील के साथ इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, वफाकी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब ने आज एक तकरीब के दौरान खिताब करते हुए कहा कि जब तक हम लड़ते रहेंगे फ़ायदा कोई और उठाता रहेगा। इसके साथ उन्होंने एक मुतालबा भी किया कि मुकद्दस गाय का सिलसिला ख़त्म करके नैब कानून का दायराकार वसी किया जाए। खला साहब, आपसे जानना चाहूँगा, बिलावल भुट्टो साहब ने ये इशारा किनायों में जो बात की और एक मुतालबा भी किया कि एक तो नैब कानून का दायराकार वसी किया जाए, जो मुकद्दस गायें हैं, सेक्रेड काउ का जो कंसेप्ट है, कुछ लोगों पर इतलाक नहीं होता, उस वहाँ पर भी इसका इतलाक होना चाहिए। और जब हम आपस में लड़ते हैं फ़ायदा कोई और उठाता है, वो क्या सोल्यूशन देना चाह रहे हैं और क्या चाहते हैं आने वाले दिनों में कि हमारे जो केसेस हैं उसके मुतालिक तो कोई क्वेश्चन ना करे, लेकिन जिनसे पहले क्वेश्चन नहीं होता उन्हें अब उनकी जवाब तलबी ज़रूर होनी चाहिए। क्या समझते हैं आप? देखिए, बिलावल भुट्टो की दोनों बातें दुरुस्त हैं। पहली बात यह है कि जो उन्होंने आपस की लड़ाई की बात की, वो सियासतदान जब भी लड़े हैं और वो मुल्की मामलात हल करने में नाकाम हुए हैं तो उसका फायदा किसी न किसी तीसरी कुव्वत ने उठाया। अब ये मौक़िफ़ है सियासतदानों का। मैं तो ये कहूंगा कि सियासतदान हमारे इतने नाहिल और निकम्मे साबित हुए कि ये मुल्की मामला चला नहीं सके, तो फिर मजबूरन कुछ कुव्वतों को आना पड़ा, या ये दावत देते रहे खुद जाके। एक पार्टी दावत देती है कि जनाब आप संभालें, आपके बगैर नहीं चल सकता काम, ठीक है। इसमें आप जीडीए का इजलास देखें 96 में कि उन्होंने कहा कि अब अगर फौज मुदाखलत नहीं करती तो मुल्क नहीं बचता। तो सियासी पार्टियां भी इस तरह के काम करती रही हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब को एक बड़े पीडीएम जैसा इत्तेहाद उनके साथ है, तो उनको एक तो ये इन सबको समझाना चाहिए कि भाई आप खुद तो ये काम करते रहे हैं, तो आप खुद आइन के ताबिया हो जाएं और आपस में जो मामलात हैं वो खुद तय करें। अच्छा बरला साहब, आपने आइन के ताबे होने की बात की, आज वज़ीर सिंध ने भी बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और वो भी चाहते हैं कि हमें
इस्तिस्ना मिलना चाहिए कुछ कवानीन से। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का ये शॉर्ट सुनते हैं और फिर आपसे आपके साथ बात को आगे बढ़ाएंगे। जी। मीडिया शहरी का काम नहीं है आइन का दिफा करना, ना किसी वर्दी वाले का काम है आइन का दिफा करना। आप एग्जीक्यूटिव कोई वजीर बनते हैं, वजीर आजम बनते हैं, वजीर आला बनते हैं, सूबाई या वफाकी वजीर बनते हैं, तब भी आप ये हलफ उठाते हैं। और तीसरा हलफ जुडिशरी उठाती है इस चीज का। 2010 से पहले आर्टिकल 62 और 63 इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ था। उसके बाद तो जी जजेस जुडिशरी बहुत ही एहतराम के साथ बीच में आई और उन्होंने कहा जी ये सियासतदानों को, लेजिस्लेचर को कमजोर करने का शायद यही तरीका है। लेजिस्लेचर के ये डर होगा कि वो किसी वक्त भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है, वो फ्रीली कैसे काम करेगा। अब तो इतनी बार हम ये बातें कर चुके हैं, कंटेम्प्ट से डर नहीं लगता इतना कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से डराया जाता है। नेशनल असेंबली पावरफुल कब होगी? जब नेशनल असेंबली के मेंबरान पावरफुल होंगे। और अगर हम ऐसे ही आगे चलते रहे तो हमें कहीं ना कहीं फिर रुक जाना पड़ेगा, कभी किसी जुडिशरी की डर की वजह से, कभी किसी और के डर की। पल्ला साहब, आपने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का ये खिताब सुना। एक तो वो मुस्तकबिल के लिए इस्तिस्ना अचानक क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें एक ब्लैंकेट एग्जेम्पशन होनी चाहिए कि जो भी वो इख्तियारात का इस्तेमाल करें वो गलत हो दुरुस्त हो, लेकिन उन्हें दौरान ड्यूटी कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि जब नाहली की तलवार लटक रही होगी तो हम कैसे करेंगे, कारकर्दगी का मुजाहरा कैसे करेंगे। तो क्या अवामी नुमाइंदा अगर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करे, बेलाग तरीके से जो मर्जी करे, उससे कोई पूछ उछ नहीं होनी चाहिए? भट्टी साहब, बड़ी जबरदस्त बात है। एक तरफ तो बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि नैब का दायरा कार वसी होना चाहिए जी, और उन्हीं का वजीर आला उसी दिन कह रहा है कि जनाब हमें माफी दिलवाई जाए, हमें इस्तिस्ना दिया जाए, हमें फलां किया जाए, हमें फलां किया जाए। तो गुजारिश ये है कि ये तो चाहते हैं कि इनको खुली छुट्टी मिल जाए, जो इन पे कुछ थोड़ा बहुत कोई किसी का ध्यान है या निगरानी है वो भी खत्म हो जाए। ये आइन से मुहावरा बातें कर रहे हैं वजीर आला सिंध। क्या आइन में ये बात दर्ज है कि इनको इस्तिस्ना मिले? जिनको इस्तिस्ना दर्ज है उनको मिल जाता है। वो सदर मुमलिकत को है, इनके को चेयरमैन भी सदर रहे जी बिल्कुल, वो गवर्नर्स को है, उनको मिल जाता है। लेकिन ये बात भट्टी साहब आपकी दुरुस्त है कि सियासतदान जो मर्जी करते फिरे तो इसका मतलब है ये बेलगाम हो जाएंगे, इनको कोई पूछेगा ही नहीं, ये जो मर्जी लूट मार करें और उसके बाद लूट मार करके अमेरिका फरार हो जाए। ये बिल्कुल एक अजीबोगरीब बात की है मुराद अली शाह ने। मेरा ख्याल है कुछ मामलात में शायद वो इन्वॉल्व हैं, इसलिए उन्होंने जी बिल्कुल, आज वो यही कह रहे थे कि मुझे भी मुसलसल पेशियों का सामना करना पड़ता है। तो अगली स्टोरी जाने बढ़ते हैं नाज़रीन। चेयरमैन नैब का जो तकर्री का मामला है वो शुरू हो चुका है और वफाकी हुकूमत ने अपने मुस्तकबिल के सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अब ये तैयारी कर ली है कि मुस्तकिल चेयरमैन नैब की तैनाती की जाए। अगरचे के कायम मकाम चेयरमैन नैब की तैनाती का अमल हो चुका है। ज़ाहिर शाह को जो कि डिप्टी चेयरमैन नैब थे, उन्हें नोटिफिकेशन जारी करते उन्हें कायम मकाम चेयरमैन नैब तैनात किया गया है। लेकिन फिर भी जो बड़े केसेस हैं, कानूनी तकाज़ों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि मुस्तकिल चेयरमैन की तैनाती होनी चाहिए। उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा और फिर अली रज़ा अलवी साहब का इसके ऊपर हम उनकी टेक लेंगे। मामला यह है कि आफ्ताब सुल्तान से डिसअपॉइंट हुई वफाकी हुकूमत, लेकिन वज़ीर आला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस मामले में ऑन बोर्ड नहीं थे। पहले भी हमने आपको बताया उन मामलात को कोई और देख रहा था। अल्टीमेटली जब पता चला कि ना मुकदमात उस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, ना डायरेक्टर जनरल की ट्रांसफर पोस्टिंग उस तरह से हो सकती है, तो लिहाजा उन्हें पैगाम दिया गया कि आप घर जाइए। वो घर चले गए अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करके। लेकिन अब जो केसेस हैं जिनमें नोटिस का इजरा होना शुरू हुआ है, उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा तगड़ा चेयरमैन होना चाहिए जो माजी की तरह बिला खौफ कार्रवाइयाँ करे, अपने कानून का बिला खौफ इस्तेमाल कर सके। और एक दफ़ा चाहते हैं कुछ लोग कि जो माजी के अंदर जो कुछ होता रहा, आने वाले दिनों में उसी तरीके से दूसरों से भी सवाल जवाब तलबी हो ताकि तवाज़ुन कायम किया जा सके। उस तवाज़ुन को कायम करने के लिए 3 नाम ज़ेरे गौर हैं, जिसमें से पहला नाम जो इस वक्त ज़ेरे गौर है वो साबिक DG बशीर मेमन साहब का नाम है। उसके ऊपर बहुत हद तक कंसेंसस है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी हद तक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखने के मुस्लिम लीग नून उन तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर पाती है कि नहीं, लेकिन कहा गया कि वो बड़े मौजूद तरीन वो उम्मीदवार इसके लिए हो सकते हैं। और अपोजिशन लीडर भी इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर जिनके साथ मुशावरत करनी है लीडर ऑफ द हाउस ने, और राजा रियाज साहब हैं, तो ये आसानी से मामला तय हो सकता है। दूसरा नाम
ग्रेड 22 के डीएमजी ग्रुप के रिटायर्ड ऑफिसर हैं इरफान इलाही साहब, और उसके साथ तीसरा नाम साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे हैं, वो भी ग्रेड 22 में रिटायर हुए हैं, मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान साहब। लेकिन इन तीनों में से जिस वक्त आप कहें कि हॉट कैंडिडेट हैं इस स्लॉट के, वो बशीर मेमन साहब हैं। अली रजा अलवी साहब, प्रोसेस शुरू हो चुका है, वफाकी हुकूमत को आईनी तकाजा, कानूनी तकाजा पूरी करने के लिए कोई रुकावट नहीं आएगी, अपोजिशन लीडर आपके घर का बंदा है। सही है। तो क्या आप समझते हैं कि अगर बशीर मेमन को तैनात करते हैं तो बड़ी कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है इस वक्त अपोजिशन की जमात के सरबराह के साथ, यानी कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ, और उसके मुतल्लिक वो बहुत ओपनली, वो बहुत बड़ा एक स्टैंड ले चुके हैं बशीर मेमन साहब। बहुत सी माजी के रुदाद उन्होंने बयान की जब उन पर दबाव था कि गद्दारी के मुकदमात बनाए, खाजासी पे कुछ दीगर मुकदमात। क्या बशीर मेमन की तैनाती होती है, वो केसेस तो आगे बढ़ाएंगे बहुत फास्ट ट्रैक के ऊपर, लेकिन जो एक शख्सियत के ऊपर, एक सरबराह के ऊपर एक उसका डेटरेंस होता है, एक उसका लेवल ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी होता है, वो तो नहीं होगा। क्या इस कम्बिनेशन के साथ ये चल पाएंगे, या जो बाकी दो नाम है वो किसी तरीके से सूटेबल हो सकते हैं? देखें, जो एतमाद है ना किसी भी नशिस्त के ऊपर, अगरचे ये कोई सियासी जद तो नहीं है कि सारा एक बाहमी एतमाद हो और मुशावरत के साथ इस तरह के मामले न हों। इस तरह की पोस्टों पे अपनी मर्ज़ी से लोग लगाए जाते हैं, और हुकूमतें भी और लगाने वाले भी वो ये सोच रहे होते हैं कि किसके साथ कंफर्टेबल हैं। लेकिन खूबसूरत बात ये होती है कि ऐसे बंदा हो जो बाइस्ड ना हो, जिसका नाम, और बशीर मेमन साहब का जो है बतौर DGFIA जो अच्छा उनका नाम रहा, जो एक सिलसिला है वो एक सबके सामने है, और एक्सपीरियंस भी है इसमें। अगर नायब वाले खाते में आते हैं तो उसको बेहतर अंदाज में देख सकते। बाकी दोनों भी जो अफसरान हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी को उसके ऊपर कोई उनके एक्सपीरियंस जो है अपने अपने शोबे में, DMG वाले साहब हैं, दूसरे भी, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात फिर वही है कि बंदा वो होना चाहिए जिसमें नफरत ना हो, जो फैसले पाकिस्तान की खिदमत के लिए, मुल्क की खिदमत के लिए, ये करप्शन के वाकई खात्मे के लिए। बरलास साहब कोई बात करना चाह रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं। अलीराज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मेरे ख्याल में मेजर आजम सुलेमान इस वक्त बेहतर चॉइस है, क्योंकि बशीर मेमन साहब भी बायस्ड हैं और इरफान इलाही साहब भी, और बशीर मेमन साहब को आसिफ अली जरदारी किस तरह कबूल करेंगे? तो मेजर आजम सुलेमान जो है वो बेहतरीन चॉइस। बिल्कुल सही साहब आप। और बशीर मेमन साहब वही जो अर्ज किया कि जिनके ऊपर पिछले किसी न किसी के साथ एक नफरत का सिलसिला है, गुस्से का सिलसिला है, उसकी बजाय सिर्फ ये, कल भी यही बात एक हम प्रोग्राम में हुई थी कि हमारे यहाँ इदारों में इंडक्शन में अब ये मसले पैदा होना शुरू हो गए हैं कि छाप लगी हुई है। बिल्कुल सही। डोगर साहब वाले मामले पे भी ये बात हुई थी कि छाप लग गई है लोगों के ऊपर, ये फलां का बंदा है, ये फलां का बंदा है, ये फलां का बंदा है। अगर ये अल्लाह के बंदे रहें और खिदमत पाकिस्तान की करना शुरू कर दें, ये सारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और जो लोग हैं, तो अगर उस पर करें तो ये मुल्क का भी भला है और आवाम का भी भला है और इनका अपना भी भला है। बिल्कुल आपने दूसरा, जिसको भी आप तैनात करें नाजरीन, ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने मुतलका कानून की रोशनी में इक़दामात करें, कार्रवाई करें, मुल्क को कौम की खिदमत करें, ना कि ज़ाती इंतकाम की रोशनी में वो अपने कोई एक्शन लें, जिससे अल्टीमेटली सुधारे का जो डेटरेंस है वो खत्म होता है अगर कुछ आप ऐसा इक़दामात करते हैं। बर हतमी फैसला होना बाकी। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे बात होगी जी। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक मुख्तलिफ शहरों से होती हुई गुजरांवाला पहुंच चुकी है, जबकि इस मौके के ऊपर वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जेल भरो तहरीक अब डूब मरो तहरीक बन चुकी है। बहुत सख्त और मयूब लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ कहा, ये उनका शॉर्ट सुनते हैं और उसके बाद बरलास साहब से उनका तज्जिया लेंगे जी। तहरीक PTI के लिए और इमरान खान न्याजी के लिए तो डूब मरो तहरीक जो है वो बन चुकी है। इन सब को 30-30 दिन के लिए नज़रबंद किया है। पहले दूर दराज की जेलें भरेंगे, उसके बाद फिर नज़दीक की बनेंगी। हर दिन इसका जो है फितनागरी और फसाद फैलाने, मुल्क को अनारकी और अफरा तफरी के सुपुर्द करने के लिए इसने खर्च किया है। ये बदबख्त एक नया फार्मूला लेके आ जाता है। ये चाहता है कि मुल्क जी। बरलास साहब, आपने शॉर्ट सुना। राना सनाउल्लाह तो लगता है कि बिल्कुल उन्हें फिक्र नहीं है, वो बिल्कुल परेशान नहीं है जेल भरो तहरीक से। वो कहते हैं ये फसाद फैलाने की कोशिश है और हम दूर दराज की पहले जेलें भरेंगे और बाद में जब बड़े रहनुमा हैं, जब उनकी गिरफ्तारी का वक्त आएगा तो शहर में उनको गिरफ्तार करके नज़दीक जो जेलें होंगे वहां पर रखेंगे। तो क्या जेल भरो तहरीक कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएगी? नहीं भट्टी साहब, पहली बात तो ये है जी कि राना साहब वफाकी वजीर हैं दाखिला अमूर के, पंजाब में एक निगरान हुकूमत है, तो राना साहब खुल्ला सूबाई मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं।
सही। राना साहब खुद मतलब उनको खुद ख्याल होना चाहिए कि ये इस वक्त एक निगरान हुकूमत है सूबे में, उन्हें सूबे के मामलात के बारे में बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए। वो शायद वायलेशन कर रहे हैं कवानीन की। दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने सियासी बात करना थी तो वो लाहौर हाई कोर्ट के नताइज पे बात करते, वो आज जामपुर के इलेक्शन पे बात करते, तो उनको जवाब मिल जाता कि जेल भरो तहरीक, डूब मरो तहरीक है या जेल भरो तहरीक है। मेरा ख्याल है वो हम किसी की भी सियासत पे तनकीद कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान की अपनी हिकमत अमली है, वो मुख्तलिफ हिकमत अमलियों से हुकूमत को अटैक करते हैं। आप देखिए कि पिछले 10 माह में एक दिन भी चैन से नहीं बैठने दिया हुक्मरानों को। बिल्कुल सही। बल्ला साहब, अली रजा अलवी साहब से बात करेंगे, कुछ वक्त की भी किल्लत है। अलवी साहब, इमरान खान की हिकमत अमली है और वो सबको परेशान किए हुए, जैसे बल्ला साहब कह रहे हैं, क्या वाकई ही जेल भरो तहरीक है वो कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करने में या वफाकी हुकूमत पर डेंट डालने में कामयाब होगी, या सिर्फ ये गिरफ्तारियां होती रहेंगी और डेली की हेडलाइंस चलेंगी? कहीं तो कहा जाता है कि आते हैं लोग, तस्वीर बनवाने के बाद वो लोग चले जाते हैं, कुछ को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ जेलों में रखा जा रहा है। कोई लग रहा है इमरान खान की हिकमत अमली को इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगी? आज तो अभी तक तो इसमें कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा और इसमें कोई संजीदगी भी नज़र नहीं आ रही है। वही तस्वीरें आके बनवाई और तस्वीरें लगा दी जाके सोशल मीडिया पे और उसके बाद उतर गए। आज भी टोटल 70 बंदों के लगभग को गिरफ्तारी हुई है। जलसों में जुलूसों में तो बड़ा रश नज़र आता है, लेकिन जेल जाना कोई आसान काम नहीं है। फिर खुद इमरान खान साहब भी मुझे कन्फ्यूज़ नज़र आते हैं सारी की सारी हिकमत अमली में। उधर इस्तीफ़े देते हैं, उधर अदालत चले जाते हैं, अल्लाह दा वास्ता चाहिए हमें इस्तीफों से बचाएं, ठीक है। उधर फिर असम्बली में चले जाते हैं कि जनाब मेहरबानी करें, अब हमारे लिए दरवाजे खोलें, और उधर फिर इस्तीफे देने के बाद फिर ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेते हैं। इधर जेल भरो तारीख का ऐलान करते हैं, उधर अबूरी जमानतें भी कराते हैं। उधर किसी को गिरफ्तारी होती है और फौरन उसका बेटा भाग पड़ता है, मेरे अब्बा जी को बचाएं। ठीक है, यही तो कामयाब हिकमत अमली है कि आप, इसका मतलब है कि आप खुद भी कंफ्यूज हैं और कौम को भी कंफ्यूज कर रहे हैं, और आप कौम का और मुल्क का और अवाम का और सब लोगों का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इसके ऊपर देखें, माशी मसाइल की जो बात है, इसके ऊपर जितना पैसा खर्च हो रहा है सही, वो फजूल खर्च हो रहा है ना, उसको कोई हासिल असूल है? ज़िमनी इंतखाबात का 7-7 हल्कों से या 25-25 हल्कों से या 30-30 हल्कों से आप अगर इलेक्शन लड़ने की खुद ऐलान करते हैं तो उसमें क्या हासिल होता है? दुरुस्त कह रहे हैं अली साहब को, कहने हैं कि ये कौम के वसाइल का ज़िया है, वक्त का ज़िया है। और अगर आपने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना है, अगर आपने कौमी असम्बली में वापस आना है, तो फिर जेल भरो तहरीक और इस्तीफे देने का मकसद क्या हुआ? देखते हैं कल स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ किस तरीके के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 अरकान को कौमी असम्बली में दाखिल होने से रोकते हैं, और PTI का क्या स्ट्रेटजी होगी, कल इसको देखेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आइंदा हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।